जब मैं गर्भवती थी और अचानक तबीयत बिगड़ गई तो डॉक्टर ने कहा, चिंता मत करो, मेरी नर्स तुम्हारे साथ ही रहेगी और तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। वाकई वह नर्स बहुत ही देखभाल करती थी, मुझे बेड से नीचे भी उतरने नहीं देती थी। हर छोटी जरूरत का भी वह ख्याल रखती। एक दिन मोहल्ले की एक औरत गुस्से में घर आए और बोली, तुम्हारी छत से रात रात भर अजीब अजीब आवाजें आती हैं, सोने नहीं देते तुम लोग। मैं चौंक गई। छत पर तो बस एक पुराना कमरा था जहां कोई जाता ही नहीं था। इस बात ने मुझे बेचैन कर दिया। अगली रात मैं धीरे से उठी और छत वाले कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोला और जो देखा उससे मेरी रूह तक कांप उठी। मेरा नाम दीपिका है। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहां रिवाजों और वसूलों का बड़ा मान था। हर रस्म कायदा पूरे नियम से निभाया गया। पति भी दिखने में ठीक ठाक और पढ़ा लिखा था। घर में असली हुकूमत मेरी सासू माँ की थी, वही अंतिम फैसला करती, वही घर चलाती। लेकिन मेरे पति का व्यवहार कुछ समझ से बाहर था। वो कभी कभी मुझसे ऐसे पेश आता जैसे मैं कोई पराई हूँ। मैं जवान थी, सुंदर भी थी और उसकी माँ की पसंद भी। फिर भी उसमें मेरे लिए कोई खास चाह नहीं थी। मैंने अपनी मौसी से बात की तो उन्होंने बस एक बात कही, मर्द अजीब होते हैं, भले ही बीवी उनकी पसंद की न हो, भले मोहब्बत न हो, पर अपनी मिल्कियत नहीं छोड़ते। दिन भर ताने देंगे, झगड़ेंगे, मगर रात होते ही उन्हें याद आ जाता है, ये बीवी है, इस पर मेरा हक है। शायद मौसी की बात में सच्चाई थी, क्योंकि शादी के 2 महीने बाद मुझे पता चला मैं मां बनने वाली हूँ। कुछ हफ्तों से मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी। हर वक्त उल्टियां, चक्कर, थकान और अजीब सी सुस्ती बनी रहती थी। मेरी सास ने कहा, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं खुद भी जा सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझकर अपने पति से कहा क्योंकि मैं चाहती थी कि वह साथ जाए, ताकि उसे भी थोड़ा एहसास हो कि पत्नी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारियों को निभाना भी होता है। लेकिन उसने मुझे किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास ले जाने की बजाय पास की एक आम डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी झलक रही थी। उसने मेरी जांच की और गंभीर लहजे में कहा, आपकी तबीयत काफी खराब है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मैं घबरा गई। डॉक्टर ने आगे कहा, आपके पास 24 घंटे कोई ऐसा होना चाहिए जिसे मेडिकल की थोड़ी समझ हो, ताकि अगर आपकी हालत अचानक बिगड़ी तो तुरंत मदद मिल सके। बात तो एकदम सही थी, और शायद पहली बार मेरे पति ने भी उस बात को गंभीरता से लिया। इसीलिए उसने घर में एक हेल्पर रखने की बात मानी और हमारे लिए एक नर्स रख दी गई। मैंने भी डॉक्टर की बात मान ली और कहा, ठीक है। डॉक्टर ने एक नर्स को मेरी देखभाल के लिए भेजने का इंतजाम किया। उसका नाम था प्रीति। वो मेरी ही उम्र की थी और सच कहूं तो बेहद खूबसूरत भी। मैंने अपने पति से कहा, माँ से खुद बात कर लेना। उसने आश्वस्त किया, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उसने प्रीति का फोन नंबर लिया, फीस तय की और घर का पता भी दे दिया। डॉक्टर ने भी उसकी जिम्मेदारी ली थी, कहा था कि वो दिन रात मेरे साथ ही रहेगी। घर लौटने पर जब सारी बात सासू माँ को बताई गई तो उन्होंने भी बिना ज्यादा कुछ कहे मान लिया। यह शायद पहली बार था जब मेरे पति ने कोई बात पूरी जिम्मेदारी से निभाई थी। मुझे लग रहा था कि उसे अब थोड़ा एहसास होने लगा है। अगले दिन सुबह ही प्रीति अपने सामान के साथ घर आ गई। उसे मेरे कमरे के सामने वाला कमरा दिया गया ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उसे आसानी से बुला सकूं। वो मेरी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने लगी। मुझे लगने लगा कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी सास ने भी अब थोड़ा नर्म रुख अपना लिया। उन्होंने कहा, ये इस खानदान का बच्चा है जो तू जनने जा रही है। माँ बनना कोई आसान बात नहीं होती। पहले बच्चे में तो और भी तकलीफें होती हैं। जब खुद माँ बनेगी तब तुझे असली एहसास होगा, इसलिए अब ज्यादा बातों में मत पड़, बस अपना ध्यान रख। मेरी सास वाकई एक समझदार औरत थी। जब मेरी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने बिना किसी देरी के मेरे लिए एक पसंद नर्स रखवा दी, वो भी दिन रात की ड्यूटी पर। ये छोटी बात नहीं थी। मैं पूरी तरह बेड रेस्ट पर थी और मेरी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। प्रीति बहुत ही जिम्मेदार और सजग थी। वह मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती, वक्त पर दवाई देना, खाना खिलाना और यहाँ तक कि मेरी भावनाओं को भी समझती। मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा था। लेकिन एक रात अचानक मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। मैंने हल्की आवाज में उसे पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं बार बार आवाज देती रही पर वह नहीं आई, और उस वक्त मेरे पति भी कमरे में नहीं थे। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। हिम्मत करके मैं उठी और प्रीति के कमरे की ओर गई, लेकिन वह वहां भी नहीं थी। अब मुझे गुस्सा आने लगा, इतनी जरूरी ड्यूटी पर है और ऐसे गायब।
तभी अचानक प्रीति कहीं से आ गई, थोड़ी हड़बड़ाई हुई सी लग रही थी। उसी पल मेरे पति भी हमारे कमरे की ओर से आते दिखे। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ थे? तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, मैं बाथरूम में था। शायद वो सच कह रहे थे, क्योंकि मैंने वहां देखा नहीं था। प्रीति ने तुरंत मेरा बीपी चेक किया, दवा दी और थोड़ी देर में मेरी तबीयत ठीक हो गई। मैं थक चुकी थी तो सो गई, पर जाने क्यों उस रात चैन की नींद नहीं आई। सुबह जब नींद खुली तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मेरे पति के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सब लोग कहते थे कि शादी के बाद मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे पता था कि सच ऐसा नहीं था। इस शादी से मुझे कोई खुशी नहीं मिली। दरअसल कुछ दिनों से मेरा पति मुझसे अलग सा व्यवहार करने लगा था। पहले तो वह समूह बनाकर रहता था जैसे कोई बड़ा नुकसान हो गया हो, जैसे उसकी प्यारी पत्नी ही नहीं रही हो जिसके लिए उसे गहरी मोहब्बत थी। शायद मुझे मां बनने की खबर से थोड़ी खुशी हुई थी, लेकिन उस पर भी एक अजीब सन्नाटा छाया था। मम्मी ने भी समझाया था कि घर की बातें बाहर किसी को नहीं बतानी है, इसलिए मैंने अपनी तकलीफ किसी से साझा नहीं की। प्रीति सिर्फ मेरी नस नहीं थी, वह तो सबके साथ घुल मिल गई थी। ऐसा लगने लगा था कि वह इस खानदान का एक अहम हिस्सा बन गई है। कभी कभी उसका जरूरत से ज्यादा मीठा व्यवहार मुझे अजीब सा लगता था। एक दिन मेरी नंद ने मुझसे कहा, माँ कितनी अच्छी है प्रीति, हमेशा हंसती रहती है। लेकिन हमारी भाभी को देखो, जब से प्रीति आई है मुंह बंद करके घूमती रहती है। माँ ने सिर्फ इतना कहा, हर किसी का अपना स्वभाव होता है, हमें ऐसे फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरी सासू माँ ने भी उसे समझाया, आगे से इस तरह की बात मत कहना। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरी नंद को मुझसे इतनी नाराजगी क्यों थी। मैंने तो कभी उसे अपना दुश्मन नहीं समझा। हाँ, मुझे मालूम था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, पर मैंने ये बात कभी किसी से नहीं कही, क्योंकि बात सिर्फ उसके चरित्र की नहीं थी, बात इस घर की इज्जत से जुड़ी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं शिकायत करूं और उल्टा वही मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दे। क्योंकि आजकल की कुछ लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं, सच को भी ऐसा मोड़ देती हैं कि झूठ सच लगने लगे, और फिर बदनाम तो मैं ही हो जाती। इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मैंने सोचा जिसे जैसे जीना है जिए। मैं खुद को, अपनी सेहत और अपने आने वाले बच्चे पर ध्यान देने लगी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मुझे अंदर तक हिला गया। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। मेरी सास बाहर गई हुई थी, नंद कॉलेज जा चुकी थी और पति ऑफिस में थे। ऐसे में मोहल्ले की एक आंटी मिलने आ गईं। चूंकि घर में और कोई नहीं था तो मुझे ही उनके साथ बैठना पड़ा। मैंने चाय पानी सामने रखा और हालचाल पूछने लगी। हमारे घर और उनके घर के बीच सिर्फ एक दीवार का फासला है, तो अक्सर आवाजें इधर उधर चली जाती थी। वो बोली, अच्छा हुआ बेटा तुम अकेली मिल गई, एक जरूरी बात करनी थी। मैंने कहा, हाँ बताए आंटी, कोई बात है क्या? वो थोड़ी झिझकते हुए बोली, देखो तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, दोनों ही जवान हो, खूबसूरत हो, और ये जो शुरू के दिन होते हैं शादी के, बहुत खास होते हैं, ये हमें भी मालूम है। मैं थोड़ी चौंकी, ये कैसी बातचीत है? वो बातों को बहुत संभालते हुए कहने लगी, बेटा बात ये है कि हम लोग तुम्हारी तरह अमीर नहीं हैं। इन दिनों बहुत गर्मी है और हमारे घर में न तो ठीक से पंखे हैं, न कोई बढ़िया बड़ी या कूलर। एक पुराना सा कूलर है, उसी के आगे चारपाई डालकर हम सब छत पर सोते हैं। फिर उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब हम ऊपर सोते हैं तो तुम्हारी छत से कुछ अजीब अजीब आवाजें आती हैं। इतनी की बच्चियां भी शर्मा जाती हैं और मैं भी असहज हो जाती हूँ। बेटा हमारी कोई शिकायत नहीं, हम समझते हैं कि नई शादी है, प्यार का वक्त है, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि अगर हो सके तो आप लोग अपनी जगह थोड़ा बदल लें या थोड़ा ध्यान रख लें, ताकि बाकी लोगों की नींद और इज्जत दोनों बनी रहे। उनकी बात ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं उनकी बात सुनकर एकदम सन रह गई। आंटी आखिर कहना क्या चाह रही थी? कौन सी आवाजों की बात कर रही थी वो? मैंने ठंडे लहजे में कहा, आंटी भगवान का नाम लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुद बीमार हूँ, कमरे से बाहर तक नहीं निकलती, छत पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो बोली, बेटा मैं बस इसलिए कहने आई थी ताकि तुम बुरा न मानो, बात सिर्फ समझाने की थी। तुम भी तो मेरी बेटियों जैसी ही हो, सोचा प्यार से कह दूं, वरना कोई और कहता तो बात बिगड़ भी सकती थी। इतना कहकर वो जल्दी से उठी और चली गई, पर मैं हैरान रह गई। उन्होंने मेरी एक भी बात समझने की कोशिश नहीं की। सच तो ये था कि हमारे घर की छत पर एक पुराना कमरा था जिसमें कबाड़ भरा था, वहां कोई जाता ही नहीं।
और मेरा पति, वो तो मुझे मेरे अपने कमरे में भी ध्यान नहीं देता था। मुझे देखना तो दूर, सही से बात भी नहीं करता। ऐसी हालत में हम छत पर जाकर कोई वैसी हरकत क्यों करेंगे? मुझे लगने लगा कि उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। शायद जो आवाजें वो सुन रही हैं, वो हमारे घर से नहीं, किसी और की छत से आ रही हों। आखिर इस मोहल्ले में हम दो ही नहीं रहते, और भी लोग हैं। नई शादी का मतलब ये नहीं होता कि हर बात का शक हमारे ही सिर आकर टूटे। लेकिन बात सोचने लायक थी। मन में एक शक धीरे धीरे गहराता जा रहा था, कहीं ये सब मेरी नन की किसी हरकत का नतीजा तो नहीं? क्या वो इतनी गिर सकती है कि किसी को रात के वक्त छत पर बुला ले? सोचकर ही सिर घूम गया, तौबा तौबा। पर फिर सोचा, आज के दौर में ये सब आम होता जा रहा है। अब मुझे समझ आ गया था, मुझे चुप नहीं बैठना चाहिए था। शायद यही मेरी गलती थी कि मैंने शुरुआत से ही उस पर नजर नहीं रखी। अब अगर मैं कुछ नहीं करती तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मुझे कुछ करना ही होगा, कुछ ठोस, कुछ ऐसा जिससे सच्चाई सामने आ सके। वैसे भी मेरी नंद एक अजीब सी लड़की थी। सच कहूं तो तौबा तौबा, कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस हद तक जा सकती है। लेकिन मुश्किल ये थी कि प्रीति मुझे बिस्तर से उठने ही नहीं देती थी। जाने क्यों इतना ज्यादा रोक टोक करती थी, जबकि अब मेरी तबीयत उतनी भी खराब नहीं थी। लेकिन उस रात कुछ बहुत अजीब हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कुछ दिया हो। नींद ऐसी आई कि कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो सबसे पहला ख्याल यही आया, मैं तो सो गई, जबकि मुझे तो नंद पर नजर रखनी थी। मैंने प्लान किया था कि रात को फोन से कोई वीडियो बना लूंगी या कोई आवाज रिकॉर्ड कर लूंगी। पर जैसे हर बार, उस रात भी मुझे मौका ही नहीं मिला। अब शक और पक्का हो रहा था। अब मुझे बहुत सोच समझकर, लेकिन तेजी से कोई कदम उठाना होगा, क्योंकि मामला सिर्फ मेरे शक का नहीं था, बात घर की इज्जत की थी। रात होते ही मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा था। जैसे ही बिस्तर पर लेटती, गहरी नींद में डूब जाती, और सुबह आंख खुलने पर ऐसा लगता कि जैसे मैं बेहोश थी, न कि सोई हुई। हर रात यही होता और मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन फिर एक रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी सारी शंकाओं को नया मोड़ दे दिया। मैं बेमन से उठी और धीरे से बाहर निकली। तभी मैंने अपनी नंद की आवाज सुनी। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसका लहजा तेज था, गुस्से और झुंझलाहट से भरा। वो कह रही थी, कितनी बार कहा है, मैं अकेले मिलने नहीं आ सकती। समझती क्यों नहीं तुम? मेरी माँ से बहुत डर लगता है, वो कहीं पकड़ न ले। मैं थोड़ी देर वहीं रुककर सब सुनती रही। अब ये साफ हो गया था कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन नंद मिलने से कतरा रही थी। मेरे मन में आया, तो क्या वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती? क्या सारी गलती उसी की नहीं है? उसकी झुंझलाहट से तो यही लग रहा था कि वह किसी मजबूरी में है, या डर के मारे पीछे हट रही है। लेकिन तभी वो मुड़ी और उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। उसने चौंकते हुए कहा, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं एक पल को घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। उसने कहा, तो अंदर आ जाए। मैंने उससे साफ शब्दों में कह दिया, मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में, सब जानती हूँ। उसने थोड़ा रुककर कहा, आपको सब पता था, फिर भी आपने किसी को कुछ नहीं बताया। ये तो आपका बड़प्पन है भाभी, वरना भाभी होकर नंद का राज कौन छुपाता है? मैं हल्की मुस्कान के साथ बोली, सब एक जैसे नहीं होते, और हर रिश्ता भरोसे पर चलता है। इसके बाद हमारे बीच की दूरी जैसे मिट सी गई। हम दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा, दोस्ती का। उसने कहा, भाभी, मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। और मोहित, वो तो मेरे लिए रिश्ता भेजने वाला है, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है। मैंने सिर हिलाया और कहा, फिर तो और भी जरूरी है कि हम मिलकर सब समझें, क्योंकि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, और हमें उस तक पहुंचना ही होगा। अब हम दोनों मिलकर सोचने लगी कि घर में क्या हो रहा है, और किसे लेकर शक गहराता जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच मेरी अपनी जिंदगी एक अजीब मोड़ पर थी। मेरा पति इन दिनों मुझसे और भी ज्यादा दूर हो गया था। मैं चाहती थी कि वो थोड़ा समय दे, थोड़ा अपनापन दिखाए, लेकिन जैसे वो मेरे वजूद से ही कट गया हो। इन्हीं दिनों प्रीति मुझे रोज एक गोली देती थी, कहती थी, ये दर्द की दवा है, आराम मिलेगा। लेकिन जब से वो गोली खाना शुरू किया था, तब से नींद ऐसी आती थी जैसे किसी ने होश छीन लिया हो। बिल्कुल बेहोशी जैसी हालत होती थी। मैंने एक दिन ठान लिया, अब और नहीं। मैं अपनी नंद के साथ सीधे डॉक्टर के पास गई। साथ में उस गोली का खाली डिब्बा भी ले गई, जो प्रीति मुझे रोज देती थी। डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर साहब, ये दवा रोज देती है, और जब से ले रही हूँ, गहरी नींद आती है,
नींद नहीं, बेहोशी लगती है। फिर मैंने डिब्बा डॉक्टर को थमाया। डॉक्टर ने दवा का डिब्बा देखकर चौंकते हुए कहा, ये तो स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल है, इसे तो कोई पूरी तरह से तंदुरुस्त आदमी भी खा ले तो घंटों बेहोश पड़ा रहे। आपकी तबीयत पहले ही नाजुक है, आपको तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए ये गोली। कौन दे रहा है आपको ये? मैं और मेरी नंद दोनों सन्न रह गए। ऐसी दवा मुझे क्यों दी जा रही थी? अब बात बहुत साफ हो चुकी थी, कोई जानबूझकर मेरे साथ ही कर रहा था। मैंने मन ही मन ठान लिया, आज रात में ये गोली नहीं खाऊंगी। रात को, जैसे हर दिन होता था, प्रीति आई। उसके हाथ में वही लाल पैकेट था। मैंने मुस्कुराकर उससे दवा ली लेकिन मिली नहीं। जैसे ही वो गई, मैंने चुपचाप गोली को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस बार मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, मन पूरा होश में था। कुछ देर बाद मेरे पति ने करवट ली और कहा, सोई नहीं अब तक? तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैंने हल्के से कहा, नहीं, जब आएगी तब सो जाऊंगी। वो भी बस हम कहकर चुप हो गया और थोड़ी देर में गहरी नींद में डूब गया। मैं हैरान थी, दुखी भी। मैंने तो सोचा था आज मैं जागती रहूंगी तो शायद वो थोड़ा पास आएगा, कोई बात करेगा, कुछ महसूस करेगा। पर नहीं, मैं जैसे किसी अजनबी के बिस्तर पर थी। सुबह मैंने सब कुछ अपनी नंद को बताया, वो भी दंग रह गई। फिर हम पड़ोस वाली आंटी के पास गए। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा, आंटी, ये ऊपर से आवाजें आनी, ये सब कब से हो रहा है? उन्होंने कहा, पहले नहीं होता था, यही कोई 3 हफ्ते से रोज कुछ न कुछ सुनाई देता है। मेरे चेहरे का रंग बदल गया। 3 हफ्ते, लेकिन मेरी शादी को तो 2.5 महीने हो चुके हैं, यानी ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब मैं खुद अपनी सुध में नहीं थी। और फिर उसी दिन मुझे एक और झटका लगा, मैं मां बनने वाली थी। खुश होने की जगह मेरे मन में उलझन थी, क्योंकि प्रीति को इस घर में आए अभी मुश्किल से 3 हफ्ते ही हुए थे। तो फिर ये जो कुछ हो रहा था, ये सब उससे पहले से ही चल रहा था, या फिर कुछ और खेल हो रहा था मेरी आंखों के सामने। अगले ही दिन मैंने और अपनी नंद ने मिलकर एक प्लान बना लिया। आज रात हम खुद छत वाले कमरे तक जाएंगे, जो भी हो पर्दा आज उठाना ही है। रात हुई, हम दोनों मोबाइल पर फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। मैं थकी हुई थी, शायद थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई। पर तभी मेरी नींद टूटी। मेरे पति कमरे में नहीं थे। पहले सोचा शायद बाथरूम में होंगे, पर बाथरूम का दरवाजा खुला था और हल्की हल्की सी कोई आवाज भी आ रही थी कमरे के बाहर से। मैं दबे पांव बाहर निकली, नंद पहले से ही तैयार खड़ी थी। हम दोनों चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर बढ़ने लगे। पड़ोस वालों के एयर कूलर की आवाज आ रही थी, इसका मतलब वो लोग भी आज छत पर ही सो रहे थे। हम सब जैसे ही छत वाले कमरे के पास पहुंचे, वो आवाज और भी साफ सुनाई देने लगी। सांसें रुक सी गई थी। दरवाजे की दरार से झांक कर देखा और जो देखा उससे हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। हम सबने एक दूसरे की तरफ देखा, सांसें थम गई थीं। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। कमरे के अंदर कोई जरूर था। एक मर्द और एक औरत की आवाजें साफ आ रही थीं। मेरी नंद शायद अब और सहन नहीं कर सकी, वो झट से आगे बढ़ी और बिना किसी डर के दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला और हमारी दुनिया वहीं थम गई। सामने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मेरा पति और प्रीति एक दूसरे के बेहद करीब, और किसी बहाने या सफाई की गुंजाइश भी नहीं बची थी। मेरी नंद के हाथ से डंडा छूट गया। मैंने वहीं खड़े खड़े फफक कर रोना शुरू कर दिया, जैसे किसी ने मेरी आत्मा पर वार किया हो। सारा घर जग गया। नंद ने चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लिया। अब माहौल ऐसा था जैसे घर नहीं, अदालत हो। कसूरवार सामने खड़े थे, मेरे पति और प्रीति। चेहरे पर कोई शर्म, कोई अफसोस नहीं, बस चुप्पी। अब मैं चुप नहीं रही। मैंने सब कुछ कह डाला। सबने सुना। सासू माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने गुस्से में कहा, अब या तो सच बोलो या मैं पुलिस को बुला रही हूँ। वो शब्द जैसे बिजली बनकर गिरे। प्रीति की आवाज कांप गई। अब वो डर चुकी थी। उसने धीरे से सब उगल दिया, आपका बेटा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत पहले से। पर मेरी जात पात, मेरे माँ बाप, मेरी पहचान कुछ भी तो नहीं है इस दुनिया में। उसे यकीन था कि आप कभी यह रिश्ता नहीं मानेंगे, इसलिए उसने आपसे शादी कर ली। पर हमारी मोहब्बत तो वहीं की वहीं थी। हम अलग होकर भी अलग नहीं हो सके। हर कोई हैरान था। मोहब्बत के नाम पर इतना बड़ा धोखा। प्रीति अचानक खामोश हो गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। डॉक्टर की मिलीभगत से लेकर नींद की गोलियां तक हर एक साजिश अब बेनकाब हो चुकी थी। मेरी सासू माँ का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने तड़पते हुए कहा, अब क्या हुआ? बोलना बंद क्यों कर दिया?
अपनी बेशर्मी का आखिरी पन्ना भी सुनाओ। घर का माहौल तपते हुए लोहे जैसा हो गया था। मेरे पति को भी अब चुप रहना मुमकिन नहीं था। मेरी सास ने उसे घूरते हुए कहा, तू तो मर्द कहलाने लायक भी नहीं है। अपनी बीवी के साथ गद्दारी और उस औरत के साथ रातें बिताता था जो मेरी बहू बनने का नाटक कर रही थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा क्या कसूर था? जिस रिश्ते को मैंने पूजा उसी ने मुझे जहर दिया। अब मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं कहाँ जाऊं? सबकी नजरें मुझ पर थीं। सासू माँ ने हाथ उठाया जैसे कोई फैसला सुनाने जा रही हूं, तभी प्रीति ने बाजी पलट दी। बस, उसने तेज आवाज में कहा, आप सब मुझे जितना नीचा दिखाना चाहें दिखा लीजिए, लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह दूं, आपके बेटे ने मुझे इस्तेमाल किया, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। अगर मैं बुरी हूं तो वो भी उतना ही गुनहगार है। मुझे पता है मेरी हैसियत नहीं थी। मैंने जब उसे कहा कि ऐसा मत कर तो उसने कस्में खाई और अब मुझे अकेले कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। घर में सन्नाटा था। प्रीति की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। अब वो गुनहगार नहीं, एक टूटी हुई लड़की लग रही थी जो सिर्फ चाहती थी किसी का प्यार और एक जगह जहां उसे अपनाया जाए। अब फैसला आसान नहीं था। मेरा दर्द अपनी जगह पर एक और सच्चाई सामने थी। प्रीति की बात ने जैसे पूरे घर में हलचल मचा दी। उसने जो कहा वो सुनकर हम सभी के होश उड़ गए। आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि मेरे पेट में इस घर का वारिस है, यानी आपके बेटे की औलाद। यह एक ऐसा बयान था जिसे सुनने के बाद कोई भी चुप न रह सका। हम सब चौंक गए। मेरी सास को जैसे कट लग गया हो। वह तुरंत बोल पड़ी, क्या तुम सच कह रही हो? प्रीति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ। सभी के लिए यह एक और बड़ा झटका था। मेरी सास की आंखों में आंसू थे, गुस्से से भरे हुए, लेकिन वह शांत हो गईं। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, तुम अभी इस घर से कहीं नहीं जा सकती बेटा। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हमारे घर का वारिस है। तुम्हारी हिम्मत से हमारी इज्जत भी जुड़ी हुई है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। प्रीति और मेरे पति को देखकर सबको यह महसूस हो रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मेरी सास ने फिर प्रीति से कहा, तुम इस घर से चली जाओ और तुमसे जुड़ी कोई बात घर के अंदर नहीं होगी। निकल जाओ इस घर से। पर प्रीति ने जैसे ही कहा, जैसे आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकती, वैसे ही आप मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे को भी बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि वह आपके बेटे का वारिस है। सचमुच हम सभी हैरान रह गए। ये सब मेरे जीवन की सबसे बड़ी चोट थी। जब होश आया तो सासू माँ का फैसला मेरे सामने रखा जा चुका था। मेरे पति और प्रीति की शादी कर दी गई थी। ये कहकर कि बच्चे का क्या कसूर, अगर शादी नहीं होगी तो वो बच्चा नाजायज कहलाएगा। मैं कुछ नहीं कह सकी क्योंकि फैसला हो चुका था। मैंने अपनी सास से कोई नाराजगी भी नहीं जताई। अब तो प्रीति इस घर की बहू थी। जिस औरत ने मेरे घर को तोड़ा वही अब इस घर का हिस्सा बन गई। शायद जीत उसी की हुई और मुझे समझ नहीं आया कि मेरी क्या गलती थी। मैंने न किसी को धोखा दिया, न किसी के साथ गलत किया। फिर भी सजा मुझे मिली और इज्जत उसे। कहने को उसके घर बेटी हुई और मेरे यहाँ बेटा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो मेरे पति की दीवानी थी और वो भी अब उसी का हो गया था। मैं कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन अपने आप से नाराज जरूर रहती हूँ। अब हमारे बीच सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी बांटी गई थी। वो जो बुराई करके भी जीत गई और मैं सच होते हुए भी हार गई। वक्त धीरे धीरे सबकी असलियत सामने ले ही आता है। प्रीति, जो कभी इस घर की बहू बनकर सबका मान सम्मान पा रही थी, एक दिन वही बहू सबको धोखा देकर चली गई। हाँ, उसने किसी और से रिश्ता जोड़ लिया था और ये बात सबसे पहले मेरे पति को पता चली। जब उन्होंने उससे सवाल करना चाहा, जवाब तो मिला नहीं। वो अपनी बेटी को पीछे छोड़कर घर से भाग गई। उसकी ये हरकत इस बात का सबूत थी कि जो रिश्ता छल कपट से बना हो वो कभी टिक नहीं सकता। अब उसकी बेटी की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई। मैंने उसे भी अपनी संतान समझकर प्यार देना शुरू किया, क्योंकि बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। मेरे पति एकदम टूट गए थे। उन्होंने मुझसे माफी मांगी। उनकी आंखों में पछतावे का दर्द साफ झलक रहा था। धीरे धीरे उन्होंने मुझसे फिर से रिश्ता जोड़ना चाहा। मेरी सास, जो कभी चुप रही थी, अब बोली, मैं जानती थी प्रीति जैसी लड़कियां इस माहौल में टिक नहीं सकती। अगर मैं तब उसे घर से निकाल देती तो शायद मेरा बेटा भी उसके पीछे चला जाता। लेकिन मैंने उसे मौका दिया और वक्त ने उसकी सच्चाई दिखा दी। आज जो हुआ वो उसकी फितरत थी और उस फितरत ने उसे खुद ही हमसे दूर कर दिया। अब मैं 2 बच्चों की माँ थी, एक मेरी कोख का, एक मेरी ममता का। और शायद यही मेरी जीत थी।
आखिरकार वक्त ने सब कुछ सही कर दिया। जिस औरत ने मेरी जिंदगी को उजाड़ने की कोशिश की थी, वो खुद ही अपने बुरे कर्मों के बोझ तले दब गई और मेरे बेटे के दिल से भी उतर गई। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है, मेरी सास ने जो फैसला उस वक्त लिया था वो आसान नहीं था, पर बेहद समझदारी भरा था। उनकी दूरदृष्टि और संयम ने इस परिवार को बिखरने से बचा लिया। आज मैं कह सकती हूँ मेरे पास एक नहीं, 2 बच्चों का प्यार है। एक बेटे की माँ और दूसरी बेटी की भी, जो भले मेरी कोख से न हो पर मेरे दिल की धड़कन जरूर बन चुकी है। मेरा पति अब पूरी तरह मेरे साथ है और हमारी जिंदगी में शांति और सुकून लौट आया है। ईश्वर की कृपा और जीवन के संघर्षों ने मुझे मजबूत बनाया। देर से ही सही, पर अब मेरी जिंदगी अपनी जगह पर है। सच में जो होता है वो शायद अच्छे के लिए ही होता है।